गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मानवनेत्र। मानवनेत्र एक बाल के समान संरचना है जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है तथा यह सुग्राही ज्ञानेंद्र है। समस्त ज्ञानेंद्रियों में आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, इससे हम क्या करते हैं, अपने चारों तरफ के संसार को देखते हैं। आप जो है कि नेत्र की संरचना देख सकते हैं। क्रिस्टली लेंस होता है, नेत्रोद्य होता है, पुतली होती है, परतलिका होती है, स्वच्छ पटल होता है, कच्चाभ द्रव होता है, डिष्ट तंत्रिका होती है, डिष्ट पतल होता है और पच्चाभी पेशी होती है। कार्निया के बारे में हम लोग देखेंगे। कार्निया प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर आँख में प्रवेश करता है। यह नेत्र के अग्र पृष्ठ पर पाई जाती है जो पारदर्शी उभार बनाती है। कार्निया, परितारिका, पुतली, अभिनेत्र लेंस, रेटिना, दिक्तंत्रिका और कच्चाभ द्रव, ये 7 जो है कि नेत्र के पार्ट होते हैं। परितारिका हम देखेंगे। कार्निया के पीछे एक संरचना पाई जाती है जो गहरी पेशी डायफ्राम होती है, जिससे परितारिका कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली यह अभिनेत्र लेंस के आगे पाई जाती है जो अभिनेत्र लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस यह एक लेंस ऐसा लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनाता है। इसकी प्रकृति उत्तली होती है जिससे पश्चाभी पेशी व्यवस्थित रखती है। रेटिना अभिनेत्र लेंस प्रकाश की किरणों को एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली पर केंद्रित करता है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना क्या होता है? जिसपे हमारे जो है कि जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब क्या करता है, बनता है। अभिनेत्र लेंस प्रकाश की किरणों को एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली पर केंद्रित करता है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसे रेटिना कहते हैं। दिक्तंत्रिकाएं रेटिना में बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के आने पर प्रदीप्त हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। यह विद्युत सिग्नल दिक्तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इस सूचना का अध्ययन करता है जिससे हम कोई भी वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है। समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुरूप समायोजित कर लेता है ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। इस अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। कच्चाभ द्रव अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे कच्चाभ द्रव कहा जाता है। समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुरूप समायोजित कर लेता है ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। इसे अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती है। यदि हम छपे हुए पृष्ठ को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखकर पढ़ते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देगा। मोतियाबिंद अधिक आयु वाले व्यक्ति के नेत्र का अभिनेत्र लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति में नेत्र दृष्टि कम हो जाती है तथा खो सकती है। इसका उपचार शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन लेंस में अपवर्तन के कारण भी दोष उत्पन्न हो सकता है, जिसका कारण लेंस द्वारा अपनी समंजन क्षमता का खोना है। इस स्थिति में भी साफ दिखाई नहीं देता। आवर्तन के कारण नेत्र में निम्न 3 दोष उत्पन्न हो सकते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। हम एक एक करके तीनों दृष्टि दोषों को देखेंगे, समझेंगे और इनका उपाय भी देखेंगे कि किस चश्मे के माध्यम से जो है कि इन दोषों को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष इस दोष युक्त व्यक्ति के निकट रखी हुई वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो आप ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कारण इस दोष का प्रमुख कारण नेत्र गोलक का लंबा होना है अथवा इस दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है
जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनता है। उपाय: उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि हम इस दोष से ग्रसित हैं तो उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब को पुनः रेटिना पर बना देता है। आप देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष में एक निश्चित दूरी तक ही वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम जो है कि इनफाइनाइट तक इसकी दूरी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या कर देता है, अभिसारी हो जाता है। अभिसारी होने के कारण जो है कि अपसारी हो जाता है। अपसारी होने के कारण जो है कि पुनः दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दूर दृष्टि दोष: इस दोष में दूर रखी हुई वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि में देखेंगे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कारण: इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है अथवा नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उपाय: इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है, जो प्रतिबिंब को पुनः रेटिना पर बना देता है। दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र। फिर आप देखेंगे हम जब उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं तो रेटिना पर पुनः प्रतिबिंब बनने लगता है और निकट की वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जरा दृष्टि दोष: व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटती है। अधिकांश व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तु को देखने में परेशानी आती है। कारण: यह दोष पश्चाभी पेशियों के दुर्बल होने से अथवा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होने से होता है। कभी कभी वृद्ध व्यक्ति के नेत्र में निकट तथा दूर दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति में द्विफोकसी लेंसों का उपयोग कर दोष का उपाय किया जाता है। द्विफोकसी लेंस में उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म: यह ग्लास का बना होता है जिसका आकार त्रिभुजाकार होता है। यह एक पारदर्शी होता है। एक प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म जो है कि अपने अंदर से गुजरने वाले प्रकाश को 7 कलर में डिवाइड कर देता है। आप देखेंगे पी क्या होती है, आपतित किरण। ईएफ क्या है, अपवर्तित किरण। पी देखेंगे आपतित किरण, ईएफ देखेंगे अपवर्तित किरण, और एफएस देखेंगे आप निर्गत किरण। कोण देखेंगे, कोण ए प्रिज्म कोण कहलाता है, और कोण आई आपतन कोण कहलाएगा। कोण आर अपवर्तन कोण कहलाएगा। कोण ई निर्गत कोण कहलाएगा, और कोण डी विचलन कोण कहलाएगा। प्रिज्म: 2 पार्श्व फलक के बीच बनने वाले कोण प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण है 2 पार्श्व फलकों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। विचलन कोण: प्रिज्म से निर्गत किरण तथा आपतित किरण की दिशा के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण ध्यान देंगे, प्रिज्म से निर्गत किरण तथा अपवर्तित किरण की दिशा के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण।
जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश अथवा सूर्य के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो प्रिज्म का झुका हुआ अपवर्तक पृष्ठ श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इस घटना को श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं कि जब जो है कि सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है और 7 कलर में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंग पट्टियों के रूप में एक के ऊपर एक के क्रम में होता है, जिस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है वह रंग क्रम में सबसे नीचे तथा जिस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है वह रंग क्रम में सबसे ऊपर होता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होने पर रंग का नीचे से ऊपर की ओर क्रम विग्योर होता है। जैसे वी से वायलेंट यानी बैंगनी रंगों के क्रम से सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे होने का अर्थ है कि इसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है, जिसका कारण इस रंग की चाल प्रिज्म में सबसे कम है। इस प्रकार आर रेड यानी लाल रंग जो रंग के क्रम में सबसे ऊपर होता है, जिसका कारण लाल रंग की प्रिज्म में सर्वाधिक चाल है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्न होता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो आप देखेंगे कि लाल रंग, जैसे कि सुबह सुबह जब सूर्य का किरण निकलती है तो सूर्य हमें इसी वजह से क्या करता है कि अधिक दिखाई देता है, अर्थात रेड कलर का दिखाई देता है। और आसमान हमें नीला इसीलिए दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वायलेंट कलर है और ऊपर रेड कलर है। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, यहाँ ग्लास प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश पुंज जो है कि एंट्री करता है। इंद्रधनुष हल्की वर्षा होने के पश्चात सूर्य के दूसरे और हमें 7 रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के सामूहिकीकरण से ही संभव है, अथवा इस घटना में प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों का संयोग होता है। वर्षा के पश्चात जब मौसम खुल जाता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों में प्रवेश करती है तथा पुनः बिंदु के अंदर से परावर्तित होकर वापस आसमान में लौट जाती है। बूंद से निर्गत प्रकाश अपने रंगों में बढ़ जाता है, जिससे इंद्रधनुष बन जाता है। जब प्रकाश की किरण जल की बूंद में अंदर गई तब एक बार अपवर्तन हुआ, जब वह परावर्तित हुई तब उसका परावर्तन हुआ तथा बूंद पुनः बूंद से बाहर आई एक बार तब अपवर्तन हुआ। इस प्रकार इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इंद्रधनुष बनती है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, जल की बूंद से में एंट्री करती है, पुनः टकरा कर क्या होती है कि अपवर्तन होती है। अपवर्तन होने के बाद पुनः क्या होता है, परावर्तन होता है। तो इस तरीके से 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होने से हमें जो है कि इंद्रधनुष का 7 कलर में डिवाइडेशन प्राप्त होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण हम वायुमंडल में स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि जब हम किसी भट्ठी के ऊपर लौ को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ धूल मिट्टी के कण झिलमिलाते दिखाई देते हैं, क्योंकि भट्ठी के ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की तुलना में कुछ कम होता है। अतः प्रकाश अपवर्तित होता है, जिसमें देखने पर हमें कण झिलमिलाते दिखाई देते हैं। यही जो है कि कारण हमें जो है कि कभी कभी तारे भी झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं।
वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण। तारों का टिमटिमाना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि तारे के प्रकाश का वायुमंडल में निरंतर परिवर्तित माध्यमों द्वारा अपवर्तन होता है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अपवर्तन के कारण ही सूर्य उदय होने से पहले लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है तथा अस्त होने के भी 2 मिनट बाद भी 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं दोनों घटनाएं, तारों का टिमटिमाना और जो है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का दिखाई देना। प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में धूल, मिट्टी, गैस आदि के कण पाए जाते हैं जिसका आकार कोलाइडी कणों के बराबर होता है। कोलाइडी कण ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ये कण वायुमंडल में स्वतंत्र गति करते हैं। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता क्योंकि ये हल्के होते हैं। प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना ही क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। टिंडल प्रभाव। जब हम किसी वास्तविक विलयन से प्रकाश का किरण पुंज गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ हमें ठीक ढंग से नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम किसी धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र से आने वाले प्रकाश को देखते हैं तब हमें कोलाइडी कणों की स्वतंत्र गति को देख सकते हैं जो आने वाले प्रकाश में दिखाई देते हैं तथा प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।